हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बर्लिन वॉल के बारे में बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ है एंड आई एम फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज एट स्टडी आईक्यू। तो ये बर्लिन वॉल आखिर में थी क्या ये एक सिर्फ सीमेंट और ईंटों से बनी दीवार थी? जी नहीं, ये एक 155 किलोमीटर लंबा फोर्टिफाइड बैरियर था जो कि वेस्ट और ईस्ट बर्लिन को सेपरेट करता था और उसके साथ साथ ही पूरे वेस्ट बर्लिन को एनसर्कल करता था, उसे पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर लेता था और उसी के कारण वेस्ट बर्लिन एक एक्सक्लेव बन जाता था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर। ये बर्लिन वॉल 61 में बनी थी, 1961 में बनना शुरू हुई और 1989 तक ये रही थी, लगभग 3 दशक तक। ये कुछ इस तरह से दिखती है। हालांकि ये एक दीवार ही है, लेकिन ये धीरे धीरे कुछ सालों बाद इसमें बदलाव आते गए। पहले सिर्फ एक ये सिंपल सी तारबंदी थी, फिर दीवार के ऊपर तारबंदी, फिर 2 दीवारें बनी, उनके बीच में एक नो मैन्स लैंड बनाया गया। आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो इसे क्यों बनाया गया? तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होता है तो एक तरफ से फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड की सेनाएं जर्मनी में आती हैं, बर्लिन पे आती हैं, और दूसरी तरफ से सोवियत संघ की सेना बर्लिन में पहुंचती है और इन दोनों ने ही बर्लिन पे कब्जा कर लिया। तो जब युद्ध खत्म होता है तो पूरे जर्मनी को और साथ ही साथ बर्लिन शहर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 4 ऑक्यूपेशन जोन, यानी कि इन 4 देशों ने एक एक हिस्से पे कब्जा कर लिया। यूएसए, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये सभी के हिस्से थे। देखिए, सबसे नॉर्थ में ये जर्मनी का मैप है, इसमें सबसे नॉर्थ में ये यूके ने कब्जा कर लिया, ये वाला एरिया यूएसए ने अपने पास रखा और ये वाला फ्रांस ने, और ये यूएसएसआर ने। इसी में ये है बर्लिन शहर, और बर्लिन शहर को भी आगे वापस डिवाइड किया गया। आप अलग अलग रंग देख सकते हैं इसके अंदर, ये हर कंट्री का रंग है। अब जो ईस्ट बर्लिन है, यानी कि बर्लिन शहर का पूर्वी हिस्सा है, वो आया यूएसएसआर के कंट्रोल में, और यूएसएसआर ने एक अलग देश वहां पे बनाया, उसका नाम था जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जीडीआर। ये देश बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं था, इसके नाम में डेमोक्रेसी है सिर्फ, लेकिन ये असल में एक तानाशाही की तरह काम करता था। नाम याद रखिएगा, जीडीआर यानी कि ईस्ट जर्मनी। और दूसरी तरफ वेस्ट बर्लिन, यानी कि बर्लिन का पश्चिमी हिस्सा जो कि यूके, यूएसए और फ्रांस के हिस्से में आया, वो कैपिटल बनाया गया एक दूसरे देश का, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, एफआरजी, या फिर जिसे हम आम भाषा में पश्चिमी जर्मनी या वेस्ट जर्मनी कहते हैं। तो आप देखिए, जो फ्रांस, यूके और यूएसए का हिस्सा था वो पूरा एक देश बन गया, और दूसरी तरफ यूएसएसआर वाला हिस्सा एक दूसरा देश बन गया, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। इसमें ये बर्लिन शहर की बहुत ही यूनिक लोकेशन है, क्योंकि ये ईस्ट जर्मनी के बीचों बीच है, लेकिन इसमें आप देखिए जूम करके यहाँ पे दिखाया गया, इसका कुछ हिस्सा वेस्ट बर्लिन का है। तो ये अभी भी कैपिटल था वेस्ट जर्मनी का, लेकिन ये पूरी तरीके से कहाँ है? ईस्ट जर्मनी के अंदर। वेस्ट बर्लिन वेस्ट जर्मनी का है तो एक्सक्लेव होगा, और दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी का ये एक एनक्लेव होगा। तो फर्क सिर्फ किस नज़रिए से आप इसे देख रहे हैं उसमें है, बाकी चीज़ दोनों एक ही है, एक्सक्लेव या एनक्लेव। तो वेस्ट जर्मनी का तो ये हो गया एक्सक्लेव, और ईस्ट जर्मनी का हो गया एनक्लेव। तो अब ये बर्लिन की लोकेशन बहुत ही यूनिक है, और ये बर्लिन शहर को आप देखेंगे बाद में जब इसमें बर्लिन वॉल बनाई गई तो ये येलो कलर में जो आपको लाइन दिख रही है, ये बर्लिन वॉल है। इसे इस तरह से डिवाइड कर दिया गया शहर को। एक और थोड़ा सिंपल सा नक्शा है बर्लिन का, तो ये है वेस्ट बर्लिन और ये है ईस्ट बर्लिन। तो इसके बीच में, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये बर्लिन वॉल थी, लेकिन आप देखेंगे कि ये वॉल सिर्फ शहर के बीच में नहीं है, ये दूसरी तरफ से भी शहर को पूरे तरीके से घेर रही है। तो ये 155 किलोमीटर लंबी ये बाउंड्री है, और इन 2 सिटी के बीच का जो इसका हिस्सा है ये तो सिर्फ लगभग 45 किलोमीटर लंबा था, यानी ये वाला हिस्सा तो सिर्फ 45 किलोमीटर है और बाकी पूरा टोटल 155 किलोमीटर। तो बर्लिन वॉल बर्लिन शहर को, वेस्ट बर्लिन शहर को चारों तरफ से घेर लेती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 1961 में, क्योंकि ईस्ट जर्मनी के जो सिटीजन्स हैं वो भाग भाग कर वेस्ट जर्मनी जा रहे थे, क्योंकि ईस्ट जर्मनी में हालत बहुत ही खराब थी। वहाँ पे एक तानाशाह सरकार थी, वहाँ पे सिविल राइट्स पे काफ़ी क्लैम्प डाउन किया गया था, कम्युनिस्ट सरकार थी। आप कह सकते हैं कि वो एक तरह से यूएसएसआर का पपेट स्टेट था। सोवियत संघ ने वहाँ पे एक कठपुतली सरकार बना रखी थी। वहाँ पे चुनाव फ्री नहीं होते थे, चुनावों में हमेशा धांधली होती थी, एक ही पार्टी पावर में रही पूरे 40 साल, और इसीलिए ईस्ट जर्मनी से हर कोई भागकर वेस्ट जर्मनी जाना चाहता था, जहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा था, डेमोक्रेसी थी और लिविंग कंडीशंस बहुत ही अच्छी थी। इससे रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने एक बैरियर बनाना शुरू करा ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच में, और साथ ही साथ जो पूरा जर्मनी का बॉर्डर है वहाँ पे भी एक बैरियर बनाया गया। तो आप
समझिए कि ये जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच का जो बॉर्डर है, यहाँ पे भी बहुत ही भारी तारबंदी करी गई और इसे भी एक बॉर्डर, बहुत ही हेवीली फोर्टिफाइड बॉर्डर बनाया गया। और यहाँ पे जो बर्लिन शहर है, इसे भी दो हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ पे एक और बॉर्डर बनाया गया। तो ये हम बात कर रहे हैं बर्लिन वॉल की, जब तो इस वाले की बात करते हैं। हालांकि तारबंदी पूरे में ही थी ताकि लोग यहाँ से यहाँ ना जा सकें। ये एक टिपिकल सा बॉर्डर क्रॉसिंग है जो आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे तारबंदी है, यहाँ पे तारबंदी है, बीच में नो मैन्स लैंड है और यहाँ पे गार्ड्स के लिए वॉच टावर है जहाँ से अगर कोई भी भागता हुआ नजर आएगा तो उसे गोली मार दी जाती थी। यहाँ पे फिर से एक तारबंदी है और कोई गाड़ी लेके इसे क्रॉस ना कर जाए, इसलिए यहाँ रोड को दोनों तरफ खोद दिया जाता है, खड्डा बना दिया जाता है। तो ये ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच की जो पूरी बाउंड्री थी वो कुछ कुछ इस तरह की दिखती थी और बर्लिन शहर में ये ऐसे दिखती थी। देखिए, ये ईस्ट बर्लिन है, ये वेस्ट बर्लिन है। यहाँ पे एक ऊंची सी दीवार बनाई गई है सबसे पहले, जो कि लगभग 15 फीट ऊंची होती थी। फिर बीच में गार्ड डॉग्स होते थे, ऐसे कुत्ते जो कोई भी अगर भागने की कोशिश करे तो उसे दबोच लेते थे। फिर यहाँ पे एक खड्डा है, कई बार यहाँ माइंस दबा दी जाती थी ताकि कोई जाने की कोशिश करे तो वो माइंस से उड़ जाए। फिर ये वॉच टावर है जहाँ से सैनिक खड़े रह के पूरे वक्त निगरानी करते रहते हैं, चौकस रहते हैं। और यहाँ पे ज़मीन में स्पाइक्स हैं, कांटे डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी फोर्टिफिकेशन है। तार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली हुई है ताकि करंट आ जाए जो भी इस पर चढ़ने की कोशिश करे। ये बॉर्डर एक वक्त दुनिया का सबसे हेवीली मैन्ड बॉर्डर था। जो साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच का बॉर्डर है, उससे भी ज़्यादा आर्मी, उससे भी ज़्यादा चौकसी इस बॉर्डर पे होती थी, बर्लिन वॉल पर। इसीलिए ये इतना फेमस है। यहाँ पे भी एक सिंपल सा नक्शा और आप देखेंगे, लगभग 3 या 4 अलग अलग बैरियर्स होते थे और ये हर बार मैप अलग आपको दिखेगा, डायग्राम आपको अलग दिखेगा, क्योंकि पहले ये देखिए सिंपल तारबंदी होती थी, बाद में मॉडर्न करके इसे थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट दीवार भी बना दी गई। इस बर्लिन वॉल का सिग्निफिकेंस क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार इसका नाम क्यों आता है? ये एक डिफैक्टो बॉर्डर था बिटवीन कोल्ड वॉर एनिमीज। दुनिया उस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका, जिसका ऑर्गेनाइजेशन था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पश्चिमी देश वो थे एक तरफ, और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर के लीडरशिप में वॉर्सो पैक्ट के कंट्रीज, यानी कि ईस्टर्न ब्लॉक, पूर्वी देश। इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर बना हुआ था और इस मैप में आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ये जो बॉर्डर मैंने आपको बताया ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में, और ये आगे बढ़ता था इस तरह से सारे ईस्टर्न देशों के लगता हुआ, इसे कहते थे आयरन कर्टन। बहुत ही फेमस नाम है ये, विंस्टन चर्चिल ने इसे नाम दिया था आयरन कर्टन, यानी कि एक लोहे का पर्दा है जो ईस्टर्न यूरोप को वेस्टर्न यूरोप से सेपरेट कर रहा है। और ये बर्लिन वॉल उसका एक साक्षात सबूत थी। बर्लिन वॉल को देखकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पूर्व और पश्चिम मिल रहे हैं, या फिर ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक्स के कंट्री, नेटो और वॉर्सो पैक्ट के देश यहाँ पर वो मिलते हैं। तो इसीलिए इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। अब हम देखेंगे कि क्या कारणों से बर्लिन वॉल टूट गई। सबसे पहला, यूएसएसआर की पॉलिसीज। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव नाम के एक नए नेता यूएसएसआर में कमान संभालते हैं और उन्होंने अपनी 2 नई पॉलिसीज लाई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट यानी कि अब बहुत ज़्यादा जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे सेंसरशिप नहीं होगी, न्यूज़पेपर्स को न्यूज़ स्टोरीज छापने दिया जाएगा फ्रीली, मीडिया पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। पेरेस्ट्रोइका यानी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे जाएंगे ताकि जो सोवियत संघ की गिरती हुई इकोनॉमी है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव लाए जा सकें। मिखाइल गोर्बाचेव का उद्देश्य ये था कि यूएसएसआर को फिर से एक बड़ी ताकत के रूप में उभारना, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब ज़्यादा फ्रीडम दी गई तो सोवियत संघ के जो अलग अलग देश थे वो सब अलग होने की डिमांड करने लगे और सब में रेवोल्यूशंस हुए और धीरे धीरे सोवियत संघ टूट गया। और ये बहुत बड़ा कारण है बर्लिन वॉल के गिरने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईस्ट जर्मनी की सरकार भी सोवियत संघ की एक कठपुतली सरकार ही थी, जो भी वो कहते थे ईस्ट जर्मनी की सरकार मान लिया करती थी। दूसरा रीज़न है, मिखाइल गोर्बाचेव ने यह तय किया कि ईस्टर्न यूरोप में अब अगर कोई भी रेवोल्यूशन होता है तो वहाँ पे सोवियत संघ की मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होगी, हम अपनी आर्मी वहाँ नहीं भेजेंगे। पूर्व में कई बार सोवियत संघ ने अपनी आर्मी भेजी थी वहाँ पे प्रोटेस्ट्स को, डेमोन्स्ट्रेशंस को दबाने के लिए, उन्हें पूरी तरह से कुचलने के लिए। उनमें सबसे फेमस है 1956 में हंगरी में प्रोटेस्ट हुए थे, वहाँ पे सोवियत संघ ने अपनी आर्मी भेजकर बहुत सारे लोगों को मार डाला। लेकिन अब मिखाइल गोर्बाचेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इससे जितने भी पूर्वी यूरोप के देश हैं उनमें इस चीज़ की
गारंटी चली गई कि अगर यहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता है या फिर हमारे सरकार के खिलाफ कोई भी उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो हम सोवियत संघ पे डिपेंड कर सकते हैं। वो डिपेंडेंसी चली गई और इससे लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ा, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी 1987 में तत्कालीन यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर रोनाल्ड रेगन बर्लिन आए और उन्होंने अपनी बहुत ही एक फेमस स्पीच दी यहाँ पे खड़े होके बर्लिन में ब्रेंडनबर्ग गेट के आगे। ये आपको जो दिख रहा है ये स्मारक जो है ये है ब्रेंडनबर्ग गेट। ये बर्लिन का एक बहुत ही फेमस स्मारक है। यहाँ पे इन्होंने कहा मिस्टर गोर्बाचेव टेयर डाउन दिस वॉल, मिस्टर गोर्बाचेव इस दीवार को तोड़ दीजिए अगर आप शांति चाहते हैं, अगर आप यूरोप में पीस चाहते हैं। और ऐसा ही हुआ, 2 साल बाद ये दीवार टूट गई। हालांकि रोनाल्ड रीगन का इसमें कोई हाथ नहीं था, रोनाल्ड रीगन ने दीवार तोड़ने में कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये हिस्टोरिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। और 1989 में रेवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूएसएसआर कमज़ोर होता जा रहा था, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के कारण ईस्टर्न यूरोप देशों में रेवोल्यूशन होते गए और एक के बाद एक हर देश में रेवोल्यूशन फैल गए। इसे कहते हैं डोमिनो इफेक्ट, यानी कि एक के बाद एक सारे देशों में रेवोल्यूशन होना, ये डोमिनो इफेक्ट की तरह देखा जाता है। इस रेवोल्यूशन के कारण हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड इन सभी देशों में अपने बॉर्डर कंट्रोल्स को ईज अप कर दिया। यानी कि जो पहले आयरन कर्टन था, अब उस आयरन कर्टन में कुछ जगह सुराख हो चुका था। कैसे, आप देखिए, ये मैंने आपको बताया ये आयरन कर्टन की बाउंड्री थी। तो अब हंगरी ने अपने बॉर्डर को, हंगरी और ऑस्ट्रिया के बीच का जो बॉर्डर है उस पर अपने बॉर्डर कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन हटा दिए। तो 89 की समर में जर्मनी से कई लोग हंगरी आए और हंगरी से उन्होंने ऑस्ट्रिया जाने की कोशिश करी और ऐसा लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने किया। और धीरे धीरे ये चेक रिपब्लिक में भी होने लगा कि यहाँ से लोग चेक रिपब्लिक से आकर जर्मनी जाने लगे या फिर ऑस्ट्रिया जाने लगे। तो इसके कारण आयरन कर्टन टूट सा गया, उसके बीच में कुछ सुराख हुए। दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी में प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके थे समर ऑफ 89 और ऑटम ऑफ 89, यानी कि लगभग अगस्त सितंबर के जो महीने थे, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक वहाँ पे प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हुए। काफ़ी बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। इसे कई बार पीसफुल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। लोगों की डिमांड थी कि डेमोक्रेसी यहाँ पे अपनाई जाए, चुनाव अच्छे से हो, फ्रीली हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया जाए, यानी कि ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी जाने की इजाज़त, और इकोनॉमी जो बुरी तरह से फेल कर रही थी और ईस्ट जर्मनी का जो डेट बढ़ा जा रहा था उसे कंट्रोल किया जाए, उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। इन प्रोटेस्ट के चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। जो वहाँ के पुराने लीडर थे, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने अपनी सत्ता किसी एक नए नेता को सौंपी और इसके कारण वहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंज हुआ। एसईडी वहाँ की पार्टी थी, सोशल यूनिटी पार्टी उसे कहते हैं इंग्लिश में, और ये उसका जर्मन में एब्रीविएशन है एसईडी। ये पार्टी लगभग पूरे 40 साल तक सत्ता में रही थी, 49 से लेकर 89 तक ईस्ट जर्मनी में। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के कारण सत्ता में परिवर्तन हुआ, एक नए नेता वहाँ पर आए, लेकिन ये भी लोगों के लिए काफ़ी नहीं था क्योंकि देश की हालत इतनी ख़राब थी कि ये नए नेता भी कुछ नहीं कर पाए। 9 नवंबर को एक ऐतिहासिक घटना होती है। 9 नवंबर को सरकार के स्पोक्स पर्सन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। जो सरकारी स्पोक्स पर्सन थे, ये स्पोक्स पर्सन थे गुंटर शोबाउस्की। ये ईस्ट जर्मनी की सरकार के पोलित ब्यूरो के सीनियर मेंबर थे। जनता में फैले आक्रोश को थोड़ा सा शांत करने के लिए ईस्ट जर्मनी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब ईस्ट जर्मनी के सिटीजन्स पश्चिमी जर्मनी जा सकते हैं, यानी कि आप ईस्ट से वेस्ट बर्लिन जा सकते हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे। और ये अनाउंसमेंट जब किया गया तो उस वक्त गुंटर शबाउस्की से एक गलती हो गई। उन्होंने ये कहा कि उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये कब से लागू है, तो उन्होंने कहा ये नियम अभी से लागू है, जहाँ तक मेरी जानकारी है ये इसी वक्त से लागू है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी, पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। और जैसे ही ये खबर फैली तो हज़ारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर बर्लिन वॉल पर पहुँच गए और उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कोशिश करी। और उस वक्त तक वहाँ पे जो गार्ड्स थे, जो आर्मी के गार्ड्स तैनात थे, उन्हें ये खबर नहीं दी गई थी, उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आया था कि आप लोगों को जाने दें। सरकार की ये मंशा थी कि लोगों को वीज़ा देने के साथ जाने दिया जाएगा, यानी कि आपको पहले परमिशन लेनी होगी, ऐसा नहीं कि आप सीधा उठ के वेस्ट जर्मनी चले जाएं। लेकिन गुंटर शबाउस्की ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप उनसे ये गलती हो गई बोलने में और इसके कारण लोगों को लगा कि हम अब फ्रीली वहाँ पे जा सकते हैं। इसी कारण से कई हज़ारों लाखों लोग क्रॉस कर गए और बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया। जब इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई तो वो कुछ कर नहीं पाए।
और कई सारे जर्मन लोगों ने उसी रात को 9 नवंबर की रात को ही इकट्ठा होकर उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया कुल्हाड़ियों से और छोटे छोटे औजार लेकर। और अगले 3 दिन में लगभग 40 लाख लोगों ने इस बर्लिन वॉल को क्रॉस कर लिया। इसमें चेक पॉइंट हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि दीवार में कहीं भी चेक पॉइंट नहीं थे। इन चेक पॉइंट से लोगों ने क्रॉस करना शुरू किया और दूसरी ओर हर जगह लोग उत्साह में, खुशी में इस दीवार के ऊपर चढ़ गए और सेलिब्रेट करने लगे। आप देख सकते हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे उस रात बॉर्डर क्रॉसिंग पे लोग हजारों की संख्या में क्रॉस कर रहे हैं। जून 1990 में, यानी कि 6 महीने बाद, जर्मनी की गवर्नमेंट ने, ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उस वॉल को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया और क्रेन्स वगैरह की मदद से इसे 18 महीनों में पूरी तरह से हटा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैंडनबर्ग गेट के पास में इस दीवार को हटाया जा रहा है, इस सेक्शंस को हटाया जा रहा है। इस दीवार की एक खासियत ये थी कि इस पे पूरी तरफ ग्राफिटी करी हुई थी लोगों ने। ग्राफिटी का मतलब एक अलग अलग मैसेजेस लिखे हुए हैं, आप देखें यहाँ पे ध्यान से, कुछ ना कुछ मैसेज लिखा हुआ है, कुछ आर्ट बनाया हुआ है। और इसीलिए ये दीवार वेस्ट जर्मनी की साइड में काफ़ी फेमस थी। ये पश्चिमी जर्मनी की तरफ से लोगों ने बना रखा था, पूर्व जर्मनी की तरफ तो लोगों को दीवार के पास आना भी अलाउड नहीं था। मार्च 1990, यानी कि दीवार गिरने के 4 महीने बाद ही जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में फ्री इलेक्शंस हुए। पहली बार 40 सालों में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक थे और वहाँ पे एक कोएलिशन ऑफ पार्टी थी जिनका ये मकसद था कि जर्मनी को रीयूनिफाई किया जाएगा। उनकी इस चुनाव में जीत हुई और इसीलिए रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा और 6 महीने बाद ही 3 अक्टूबर 1990 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिसॉल्व हो गया और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी फिर से एक हो गए और आज का जो हम जर्मनी जानते हैं वो नक्शा बन गया। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको मुझे ये बताना है कि इस वक्त जर्मनी में किस पार्टी की सरकार है और वहाँ पे चांसलर का नाम क्या है। अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। और भी कोई सजेशन है, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ वीडियो, तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।